जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ये एक वीडियो ऐसा है जो हमने ऑनलाइन किया था, लेकिन उसमें वीडियो की क्वालिटी आई थिंक अच्छी नहीं रही और बच्चे मतलब समझ नहीं पाए। ओरिएंटेशन भी कैमरा की सही नहीं रही, तो दैट इज़ वाई कि ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लाना पड़ा उसी चीज़ के लिए। और वीडियो के अंत पे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिएगा, मैं आपका आंसर कर लूँगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने इकोलॉजी डिफाइन किया और इकोलॉजी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया। तो उसके बाद इकोलॉजी के बाद उसमें हमने इकोसिस्टम पूरी तरीके से समझने की कोशिश की, इकोसिस्टम, और उसमें स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था। फिर हमने लेक्चर 2 लिया। लेक्चर 2 में हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने की कोशिश की। उसमें हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। एक टॉपिक था प्रोडक्टिविटी, दूसरा फंक्शन था डिकम्पोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में किया, वो रहा हमारा डिकम्पोजिशन के बाद इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या एनर्जी फ्लो। इसी में हमने सब टॉपिक पढ़ा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो ये ऑनलाइन में हमने कर लिया, लेकिन मतलब आई थिंक कि वो क्लियर उसमें क्वालिटी नहीं रही क्लियर, मतलब उसमें वीडियो भी नहीं रहा पूरी तरीके से, कुछ समझ नहीं आया बच्चों को। दैट इज़ वाई कि आपके सेक के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से आपको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ग्रो करने में मुझे मदद कर लो। मुझे किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी मनी। आपके क्लासेस फ्री ऑफ एनी कास्ट यूट्यूब पे ही रहेंगे और रिकॉर्डेड ही रहेंगे। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो करते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और इसके अलावा एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सन को। सन क्या करता है? सन सूरज की रोशनी देता है। किसको देता है? सब चीज़ों को जो भी अर्थ पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है, ये हमने एक ट्री लिया, ट्री को क्या मिला? सनलाइट मिला, तो इसको एनर्जी मिल गई। जब इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने के बाद ये ट्री एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। क्यों, किस तरीके से ट्रांसफ़र करेगा? ये एक फूड प्रिपेयर करेगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। अब जब इसने फूड प्रिपेयर किया, उसको आती है यहाँ पर मतलब हम ग्रास डियर लिखते हैं, और फिर उसके बाद आता है लाइन। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रास डियर लाइन। अब क्या करता है? डियर आता है, इस ट्री को खा लेता है, इस ट्री के पत्तों को खा लेता है, और एनर्जी सिंपली, अगर इसके पास खाना पहुंच गया तो ताकत मिल गया, ताकत मिल गया तो एनर्जी मिल गई, एनर्जी इसके पास पहुंच गई, ठीक है। डियर को सामने वाला आता है शेर। शेर क्या करता है? शेर खाता है इस डियर को। डियर को क्या मिल गया? फूड मिल गया। इधर फूड पहुंच गया, इधर एनर्जी पहुंच गई, ठीक है। जो जब फूड मिलता है ताकत मिलता है, ताकत मिल गया, एनर्जी मिल गया, तो ठीक है। तो लाइन बाद में मर जाता है, ठीक है। यहाँ इसको कोई मारता है या मर जाता है, ठीक है। लाइन को मतलब मोस्टली कोई खाता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो करती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ 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 जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी, कहाँ तक जितनी भी मतलब लेवल्स होंगी फूड चेन में वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा है कि एनर्जी वापस सन तक पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती है ना। सन को वापस एनर्जी हमसे नहीं मिलती है ना। सो पहला पॉइंट जो हम इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनर्जी फ्लो इन एन ecosystem is unidirectional। ये अपने जहन में बिठा दो, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है? नहीं बेटा, साइक्लिक नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। एक मतलब डायरेक्शन में ही चलती है एनर्जी। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से बढ़ते 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 जाएगी, वापस नहीं जाएगी। ये वाला डायरेक्शन इसमें रूट नहीं होता है। अब अगर किसी चीज़ का दूसरा चीज़ देखेंगे, जैसे वाटर, वो साइक्लिक है। वाटर जब चलता है ना इकोसिस्टम में तो वो साइक्लिक होता है, तो लेकिन एनर्जी जो फ्लो होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। समझ में आ गई ये बात? अब दूसरा चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है, आपको फूड चेन पता है? फूड चेन क्या होती है?
है। फूड चेन आपको पता ही है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये बताई, फूड चेन बाद में हमें एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको फूड चेन बताया कि फूड चेन एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक मतलब एक प्रजाति के लोग दूसरे प्रजाति के लोगों को खाते हैं, या एक प्रजाति के जानवर दूसरे प्रजाति के जानवरों को खाते हैं, या एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को खाती है। यानी कि इसमें ईट एंड बीइंग ईटन मतलब वाला कंसेप्ट चलता है। ठीक है, ये सिंपल है, मतलब ये आपको सीखने की अभी जरूरत नहीं है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ये आपको फूड चेन वाला कंसेप्ट सिखा दूंगा। अभी फूड चेन को समझना नहीं है, अभी एक और चीज समझना है। देखो अब ये फूड चेन में देखा हमने, ये ट्री को डियर ने खाया, डियर को लाइन ने खाया। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। देखो अब मैंने क्या कहा, ईच यूनिट, ये एक यूनिट बन गया, ये एक दूसरा यूनिट बन गया, ये एक तीसरा यूनिट बन गया, मतलब ईच यूनिट ऑफ। तो हमने क्या कहा कि ये जो यूनिट्स ऑफ फूड चेन होते हैं ना, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, इसके बाद भी और भी हो सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फूड चेन्स हो सकती है, उसमें 4 हो सकते हैं, उसमें 5 हो सकते हैं, मतलब इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत ये है, इन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। क्या? ईच यूनिट, फूड चेन क्या कहेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ईच यूनिट ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। सिंपल भाषा में हमने क्या सीखा कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि एनर्जी फ्लो करती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक लेवल का कंसेप्ट सीख गए। ट्रॉपिक लेवल का कंसेप्ट सीखने के बाद हमारे पास आता है एक और कंसेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी का दूसरा नाम है 10% लॉ। इसका तीसरा नाम है लिंडमैन्स 10% लॉ, या इसी का दूसरा भी बोलते हैं 10% लॉ के बदल इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, लिंडमैन्स इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। ठीक है, लॉ। अब इसी का चौथा नाम है, मतलब इकोलॉजिकल इफिशिएंसी का चौथा नाम भी है, एक और नाम है इसका ट्रॉपिकल इफिशिएंसी। ट्रॉपिकल इफिशिएंसी, आई होप दिस विल बी क्लियर। इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, 10% लॉ, इसका सबका एक ही नाम है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है। ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है एक इकोसिस्टम में, यही इसका मतलब मेन मकसद है इकोलॉजिकल इफिशिएंसी समझने का। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास मतलब ग्रास है, उसके बाद हमने क्या देखा, डेयर को देखा। आज इसी के दज्जा उठाएंगे, इसी से सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्रास, डेयर और लाइन। हमारे पास तीन चीजें हैं, ग्रास, डेयर और लाइन। इनको क्या बताया हमने, सर ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। ठीक, अब हमने क्या सीखा कि सन से एनर्जी आती है। ठीक है, सन से एनर्जी आती है, कहां पहुंची, ग्रास पे। ग्रास से क्या कहां जाएगी, इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। ठीक है, ये हमने सीखा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से 100 kg की एनर्जी आ गई, ठीक है, 100 kg, kg इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं आपको समझाने के लिए, मतलब ये सन सबको एनर्जी देता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल इसने 100 kg का एक मतलब पन्नी, एक थैला किसको दे दिया, ग्रास को दे दिया एज एन एनर्जी। ठीक है, ग्रास के पास कितना पहुंच गया, 100 kg पहुंच गया। ठीक, अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा इकोलॉजिकल इफिशिएंसी वाला कंसेप्ट है। अब ये ग्रास जब एनर्जी मतलब कंज्यूम करेगा, उसके बाद अब डियर इसको खाने वाला है, तो इसको कितना मिलना चाहिए, इसको 100 kg एनर्जी मिलना चाहिए। लेकिन लिंडमैन कहता है, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी कहता है कि ओनली, क्या कहता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मतलब ओनली 10%, इस 100 kg में से ओनली 10% ही फ्लो करेगी इसके पास, डियर के पास ओनली 10% फ्लो करेगी। मतलब 100 kg का 10% कितना है, 10 kg इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, 10 kg इसके पास पहुंच जाएगा। अब डियर के पास 10 kg एनर्जी है, खाली इसका 10% ही इधर जाएगा, ओनली 10% लाइन के पास पहुंचेगा। ठीक है, ओनली 10% लाइन के पास पहुंचा तो कितना पहुंचेगा इसके पास, इसके पास बेटा खाली मतलब 10 kg का 10% कितना होता है, 1 kg। खाली
1 kg की एनर्जी इसके पास पहुंची। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या सीखा कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज फ्लोड, ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से होता है, T1 से। T1 कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोर नहीं, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रास वगैरह, ऑटोट्रॉफस जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सनलाइट। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ग्रास वगैरह, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी का कंसेप्ट लेकर, ये हमें इकोलॉजिकल इफिशिएंसी समझ में आ गई। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी के साथ कुछ चीजें हमें समझनी है। तो 10% लॉ समझ में आ गया, ये लिंडमैन ने दिया था और यही एनर्जी मतलब हमें बताता है कि किस तरीके से एनर्जी आगे बढ़ती है। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, T2, T3 और T4, T5 भी लिख देंगे। मान लो अगर यहाँ पर एनर्जी कहाँ पर ज्यादा होगी, अब ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी सर, ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी कम होगी। तो जितनी ज्यादा फूड चेन बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर मतलब इनको कम मतलब फूड मिलेगा, जब कम फूड मिलेगा कम एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी तो वो सस्टेन ही नहीं करेंगे। मतलब मान लो मैं आपको भूखा रखूंगा, 10 दिन तक भूखा रखूंगा, 10 दिन के बाद आप खुद ब खुद ही मर जाओगे ना। तो इसीलिए एक ट्रॉपिक लेवल की एक फूड चेन की लेंथ 5 से ज्यादा नहीं होती, 4 या 5 मतलब मैक्सिमम होती है, 5 के बाद नहीं बढ़ती है। क्यों, क्योंकि मतलब अगर कोई किसी को खाता है, उसको कोई और, उसको कोई और, उसको कोई और, फिर आप बोलोगे उसको कोई और, उसको कोई और, उसको कोई और, वो नहीं चलेगा। मैक्सिमम मतलब 4 या 5 मैक्सिमम एट मैक्स 4 या 5 तक पहुंचती है, क्योंकि उसके बाद इकोलॉजिकल इफिशिएंसी जो होती है ना इज इक्वल टू 0। जब उनको 0 एनर्जी मिलती है, 0 इकोलॉजिकल एनर्जी मिलती है तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो किसी और चीज पर डिपेंड करेंगे, फिर अलग फूड चेन बनाएंगे और ये वाली फूड चेन नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक लेवल 1 पे ज्यादा एनर्जी होती है, ट्रॉपिक लेवल 5 पे। मान लो अगर यहाँ पर 100 kg था, फिर 10 kg आ गया, फिर 1 kg आ गया, फिर इसका 10वां हिस्सा 1/10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1/100 आ जाएगा, मतलब बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम, तो आखिर में ये मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि मतलब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लिमिट इज द लेंथ ऑफ एन फूड चेन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर मतलब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो चीज ध्यान दीजिएगा। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो आपकी है वो डायरेक्टली नहीं, छोड़ो, ये चीज नहीं है, इस तरीके से समझाता हूँ। मान लो एक ह्यूमन है, ठीक है, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, इससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये खाना खा रहा है, खाना खाया, पहुंचा किधर, स्टोमक में। स्टोमक में खाना पहुंचने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ता है, किन में पहुंचता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और ऐसे होते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक, फिर उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं और बाहर फिर मतलब रेक्टम वगैरह, एंस वगैरह, ठीक। ये एक मतलब आदमी है और ये फूड खा रहा है, ठीक है। जब हमने इसको फूड दिया तो फूड जब ये खा रहा है ना, इंजेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब इसने फूड खाया उसको इंजेक्शन बोलते हैं। फूड खाने के बाद ये कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में, इसके स्टोमक में फूड पहुंचता है। उसके बाद फूड में क्या हो जाता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ब्रेक डाउन मतलब फ्रेगमेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए उसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के बाद ये खाना मतलब छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ से कहाँ पहुंचता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, उनमें जो वाल्व्स होते हैं ना वो बहुत ही पोरस होते हैं, मतलब उनमें मतलब लीक हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं लीक हो सकता है, मतलब आप समझ लो कि उनमें लीक हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये खाना हमारे इधर से वाल्व से अंदर घुस जाता है। कहाँ पर घुस जाता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स इस खाने को पूरे
पूरे बॉडी तक सप्लाई कर देते हैं। तो हमारी कोई भी नाखून तक भी मतलब हमारी बॉडी तक खाना पहुंचता है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब जब वहां तक पहुंच गया तो वहां पर इसको ये जो खाना मतलब अंदर घुस जाता है ना हमारे ब्लड में, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। खाना अपनी बॉडी में घुस जाना इंटेस्टाइन से या किसी भी जगह से जहां से हमारी बॉडी के अंदर मतलब ब्लड वेसल्स में खाना पहुंच जाए। अब जितना खाना ब्लड वेसल्स में पहुंच जाए उतना ही अपना है ना, बाकी जो बचा ना वो वेस्ट हो जाएगा ना, वो बाहर निकालना पड़ेगा ना एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। मान लो अगर हमने 1 kg का फूड खाया, ठीक है, हमने 1 kg का फूड खाया या 10 kg का, सिंपल टर्मिनोलॉजी में हमने 10 kg फूड खाया। 10 kg फूड खाने के बाद हमने उसको फ्रेगमेंट में तोड़ा, तोड़ने के बाद हमने क्या किया, एसिमिलेशन पे जब बारी आ गई हमने 9 kg अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया। जो 1 kg बचा वो हमने बाहर निकालना है, उसको हम एक्सक्रीट करेंगे। ये 9 kg जो है ना ये अपना एसिमिलेटेड फूड है, यही हमें आप आगे जाके काम आ जाएगा ताकत देने में, एनर्जी देने में। जब हम खाएंगे एक ताकत मिलेगा, ताकत मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ पाएंगे। ठीक, ये एसिमिलेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ अब हमें कुछ चीजें समझनी है। तो अब पर आपको फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत है, फैक्ट्स की जरूरत है। सबसे पहला फैक्ट हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एसिमिलेशन। इन सिंपल टर्म्स क्या कहेंगे? अगर हम ज्यादा मतलब खाना पचेगा, मतलब अगर ज्यादा खाना एसिमिलेट होगा तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब अगर हमने कम खाना पचा मतलब ये समझ रहे हो कि एसिमिलेट हुआ, ये नहीं कि हमने कितना खाया वो मैटर नहीं करता, हमें कितना पचा वो मसला है। वो हमें हमारे पास मतलब कितना खाना असल में ब्लड में चला गया वो मसला है एसिमिलेशन। ये नहीं है कि हमने कितना खाया, वो तो इंजेक्शन हो गया। 10 kg खाया था, 9 kg हमारे पास अंदर घुस गया, तो वही है एसिमिलेशन। अब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिमिलेशन है, मतलब हमने अगर ज्यादा एसिमिलेट खाना किया तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब अगर हमने एसिमिलेट कम किया, मान लो हमने 10 kg खाया, 1 kg एसिमिलेट हो पाया, बाकी 9 kg हमने एक्सक्रीटरी वेस्ट कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो कोई फायदा नहीं है ना। 1 kg जो हमने एसिमिलेट किया मतलब कम एसिमिलेट किया, तो कम ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होगी। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा ये कम, ठीक है। दूसरा पॉइंट सीखते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सक्रीशन। मतलब समझाता हूं, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो एक्सक्रीशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, वही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना, मान लो फॉर एग्जाम्पल अब हमने खाना ज्यादा वहां वेस्ट मटेरियल खाया, अगर हमने ज्यादा खाना खाया और ज्यादा ही बाहर फेंक दिया, एसिमिलेट कम हो पाया, मतलब अगर एक्सक्रीशन ज्यादा है तो एनर्जी कम मिलेगी ना, क्योंकि हमने ज्यादा बाहर ही फेंका, तो खाया क्या है, खाया कम है, एसिमिलेट कम हो गया, एनर्जी कम, मतलब ये अगर ज्यादा हो गया ये कम हो जाएगा। अब अगर हमने कम वेस्ट किया, बहुत कम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला, मतलब एक्सक्रीशन बहुत कम किया, तो वो बहुत ज्यादा एसिमिलेट हुआ तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट यहां पर समझाता हूं, जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमास है। कल वाले वीडियो में क्या बताया था, बायोमास क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अब समझाता हूं लिविंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ये मान लो ये एक छोटा मतलब आप छोटे थे, ठीक है, मम्मी क्या बोलती थी, मम्मी बोलती थी बेटा खाना खाओ, खाना खाओगे तो बड़े हो जाओगे, आपको ताकत मिलेगी तो बड़े हो जाओगे, ठीक है। वही करते करते आज तक हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक पेड़ होता है, उसको जब खाना मिलता है बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब यह है कि फूड से क्या मिलता है, फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, फूड से ही जब एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के बाद हम बड़े हो जाते हैं। जो हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं, हमें नाखून बड़े हो जाते हैं, हमारे कान बड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, जो हमारे में इंक्रीज होता है, मतलब क्या बढ़ जाता है, हमारे ऑर्गन्स बड़े होते हैं ना, तो मतलब हमारा बायोमास बढ़ जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। इसी तरीके से पौधों में भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम बायोमास कहते हैं। बायोमास इज द लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जो बढ़ता हुआ मास है उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और बायोमास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है।
फॉर एग्जाम्पल अगर बायोमास ज़्यादा बढ़ गया तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फूड खाया ज़्यादा, अगर फूड ज़्यादा खाया, एनर्जी ज़्यादा तो बढ़ेगा ज़्यादा। फूड नहीं खाया बेटा, मतलब मम्मी ने मतलब खाना नहीं दिया, कुछ बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उनको कम एनर्जी मिलती है तो वो कम बड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सिंपल, समझ में आ गया कि इकोलॉजिकल इफिशिएंसी और बायोमास के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आगे वाला फंडा क्या है हमारा। तो आगे वाला फंडा हमारा यही रहेगा कि हमने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को पूरी तरीके से समझना है कि क्या है। अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब यहाँ पर फैक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला वाला फैक्ट क्या है, ये 3 फैक्ट्स मैंने बताए थे, ये फैक्ट नंबर 4 है। फैक्ट नंबर 4 जो है वो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ हर्बिवोरस इज लेस देन कार्निवोरस। मतलब कार्निवोरस में ज़्यादा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है और हर्बिवोरस में कम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। मतलब मांस खाने वाले जानवरों में ज़्यादा एनर्जी पचती है और इनमें कम एनर्जी पहुंच जाती है। क्यों? फॉर एग्जांपल इसी ग्रास डेयर लाइन जो हमारे, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। वाई इकोलॉजिकल, ये तो फैक्ट है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ हर्बिवोरस इज लेस देन दैट ऑफ कार्निवोरस। ये आपको याद रखना, रटना है, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी किन में, हर्बिवोरस में ज्यादा होती है और कार्निवोरस में कम होती है। मतलब कार्निवोर कौन है, मांस खाने वाले जानवर, इनमें ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा होती है, और डियर में कम होती है। मतलब ये मांस खाने वालों में ज्यादा होती है, हर्बिवोरस घास खाने वालों में कम होती है। इनमें ज्यादा होती है और इनमें कम होती है। वाई, अब हमें समझना है क्यों। क्योंकि जो मतलब घास खाने वाले जानवर होते हैं उनमें जो एसेमिलेशन होता है, एसेमिलेशन, आई होप समझ रहे होंगे कि खाना पचता है, उनमें हर्बिवोरस में जो एसेमिलेशन होती है वो कम होती है और कार्निवोरस में जो एसेमिलेशन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। मांस खाने वालों में एसेमिलेशन ज्यादा होती है और घास खाने वालों में एसेमिलेशन कम होती है। जब एसेमिलेशन कम होगी, अब अगर हर्बिवोर्स में एसेमिलेशन कम होगी तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, कम होगी, जो अभी तो पढ़ाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेमिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया ना, अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये घटेगा। अब इसी तरीके से अगर कार्निवोरस है, कार्निवोरस में एसेमिलेशन ज्यादा होगी तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। वही बताया था, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ हर्बिवोरस इज डायरेक्टली इज लेस देन दैट ऑफ द कार्निवोरस, कार्निवोरस में ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट इसमें ही, मतलब पॉइंट नंबर 5, वो 3 पॉइंट्स बेसिक्स थे, अब उनमें एडवांस्ड लेवल बता रहा हूँ। वो 3 पॉइंट्स जो मैंने 1 2 3 बताया, 4 5 और 6 एडवांस्ड आएगा। 5 पॉइंट नंबर 5, तो इसमें क्या है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। जिसने कल का वीडियो देखा उसको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी तो आज पढ़ रहे हैं, कल मैंने प्रोडक्टिविटी बताया था। प्रोडक्टिविटी जब पढ़ रहे थे, प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज्यादा होती है या मैरीन इकोसिस्टम, ओशंस की ज्यादा होती है, ये मुझे बताना। वहां पर उल्टा होता है बेटा, प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि सनलाइट ज्यादा पहुंचती थी मतलब जमीन पे। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे जो इकोसिस्टम होता है, मैरीन मतलब जो पानी में इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब जमीन पे ज्यादा लाइट पहुंचेगी या मतलब उस पे पानी में, तो लाइट ज्यादा पहुंचती है, ज्यादा लाइट पहुंचती है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो कम लाइट पहुंचेगी तो कम, सनलाइट पहुंचेगी तो कम प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोडक्टिविटी में उल्टा है। तो अब ये आपने सीख लिया। अब यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं क्या, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्यों कम होती है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अब कम यहां पर क्यों होती है और मैरीन में ज्यादा क्यों होती है। क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये यहां पर ग्रास है, ठीक है, ये यहाँ पर ग्रास है। ग्रास में क्या होता है बेटा, आर रूट्स होते हैं, ठीक है। ग्रास में रूट्स होते हैं, फिर क्या होता है, स्टेम, सर स्टेम होता है। स्टेम के बाद क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, सर, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब डियर आ गया, कौन आ गया, यही डियर वाला कंसेप्ट आज सीखते हैं। ये डियर आ गई
तो डियर जब आ गई तो इसने घास खाया, घास खाएगी तो मतलब ये वाला हिस्सा खाएगी, रूट्स थोड़ी खाएगी, मतलब अब कुरोद कुरोद के थोड़ी निकालेगी, फिर रूट्स भी खाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फूड जो है, मान लो फूड इतना था, ये और ये तीन मिला के फूड था, मतलब इसका 10 10 10 10, ये 10 10 10 30 मिला के 30 kg का फूड था। ये 10 kg रूट्स थे, 10 kg स्टेम था, 10 kg लीव। तो 30 kg में से डियर ने कितना खाया है? इसने 20 kg ही खाया है, ठीक है। 10 kg तो वेस्ट हो गए क्योंकि वो रूट्स है। तो यही चीज़ है। अब अगर हम चलते हैं किसमें, जब फूड कम खाया, फूड जब कम खाया तो मैं एक फूड कम खाया, फूड कम, खाना कम, एनर्जी, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज एनर्जी ही, वो तभी तो एनर्जी में पढ़ रहे हैं। फूड कम, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी डेफिनेटली कम, डेफिनेटली कम, दैट इज व्हाई इकोलॉजिकल इफिशिएंसी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज कम। अब चलते हैं पानी में, मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। पानी में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। जो यहाँ पर मतलब प्लांट्स काम करते हैं ना, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन ये काम करते हैं। ग्रासेस जो यहाँ पर काम करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, फिर उसके बाद लार्ज फिश, लार्ज फिश। मतलब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं छोटे छोटे तैरने वाले प्लांट्स प्रेजेंट इन द मैरीन इकोसिस्टम। छोटे छोटे तैरने वाले प्लांट्स, मतलब इनके रूट सिस्टम और लीव्स सब तैर रहे होते हैं। तो अब ये स्मॉल फिश आएगी, ये जब इनको खाएगी, क्या ये रूट्स छोड़ के खाएगी? नहीं, ये तो इनको निगल लेगी सारा कुछ अंदर, मतलब 100% फूड। मान लो अगर इसमें रूट्स 10 होंगे, स्टेम 10 होगा और लीव्स 10 होंगे, तो ये कितना खाएगी? ये 30 खाएगी, बराबर 30 kg का खाएगी। जब ये 30 kg का खाएगा, अब लार्ज फिश आएगी, लार्ज फिश इसको मतलब देखेगी कि मतलब मुझे आधा ही खानी है, ये वो उसके मतलब परवर छोड़ देगी? नहीं, ये इसका पूरा अंदर, न डकार और न वो सांस, तो ये पूरा खाती है। तो यहाँ पर जो मतलब फूड जो होता है, फूड पूरा मतलब खाया जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फूड इंक्रीज होता है तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, वही चीज हम बता रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कम इकोलॉजिकल इफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू मैरीन इकोसिस्टम। रीजन समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से? चलिए चलते हैं आगे एक और चीज समझने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट, जो इसका लास्ट वाला चीज जो आपको सीखना है वो ये है, अब इकोलॉजिकल इफिशिएंसी जो होती है ऑफ ह्यूमंस, वो लेस होती है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ह्यूमंस में कम इकोलॉजिकल इफिशिएंसी होती है और इंसेक्ट्स में ज्यादा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में एसेमिलेशन कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में ज्यादा होती है। तो ये समझ में आ गया। अगर एसेमिलेशन ज्यादा तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी ज्यादा, एसेमिलेशन कम तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी कम। तो इंसेक्ट्स अगर फूड खाते हैं तो वो ज्यादा पचाते हैं, अगर ह्यूमंस फूड खाते हैं तो वो कम पचा पाते हैं एज कंपेयर टू। मतलब अगर इसको 10 kg का फूड दिया जाएगा, ये खाली मतलब 8 kg पचा पाएगा, 2 kg इसको वेस्ट करना पड़ेगा। ये ह्यूमंस की टेंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर इंसेक्ट्स को भी 10 kg का फूड दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अब वो इतने बड़े हो गए कि वो 10 kg खाने लगे, अगर वो 10 kg खाएंगे तो वो 9.5 kg पचा पाएंगे, उनको आधा kg 0.5 kg ही बाहर वेस्ट निकालना पड़ेगा। दैट इज वाई कि उनकी इकोलॉजिकल इफिशिएंसी ह्यूमंस की कम है और इनकी ज्यादा। जब इनको ज्यादा पचता है तो ज्यादा मतलब ये चलता है, ये इस तरीके से है। आई होप कि यहाँ पर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी आपको खत्म हो गई है और आपको सारे कंसेप्ट इकोलॉजिकल इफिशिएंसी में क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एनर्जी के रिलेटेड, मैंने आपको रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले क्या देखा? यूनिडायरेक्शनल, फिर ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स के बाद हमने क्या पढ़ा? ट्रॉपिक लेवल सीखने के बाद हमने 10% लॉ पढ़ा, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी सीखा, फिर रिलेशंस, फिर 3 पॉइंट्स बताए थे। एसेमिलेशन के साथ कौन सी रिलेशन है और ये इसके साथ एक्सक्रीशन के साथ कौन सी रिलेशन है और बायोमास के साथ कौन सी रिलेशन है, ये 3 बताए। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में हर्बीवोरस और कार्निवोरस को कंपेयर किया, फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम को कंपेयर किया, फिर उसके बाद ह्यूमन्स और इंसेक्ट्स को कंपेयर किया। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में भी इसको खत्म कर देता, लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में सारी चीजें बता दी। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, और मैं भी आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला कंपनसेट
रिलेटेड वीडियो था, हमने लाइव किया था, वो क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए ये वाला वीडियो उसके लिए कंपनसेटेड था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दे देगा, और कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन है, ecological efficiency of oceans is greater than ecological efficiency of forests। अब ये बताना है आपको ट्रू या फॉल्स, पूरी लाइन लिख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ, नहीं, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉरेस्ट्स। आपको दोनों में बताना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, या ट्रू दोनों है या दोनों फॉल्स। आप ऐसे लिख सकते हो बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, बोथ मतलब फर्स्ट वन ट्रू फर्स्ट वन सेकंड वन फॉल्स, इस तरीके से। प्रोडक्टिविटी दूसरा है, पहला इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ओशंस और फॉरेस्ट्स के बारे में क्वेश्चन है। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी साइकिल्स, उसमें हमें कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, सल्फर और फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। वो खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होगा। उसके बाद मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी में खत्म कर लूंगा। बायोडाइवर्सिटी के बाद हमें 3 टॉपिक्स और है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे मतलब अब हमें इसमें लगेंगे टोटल। वन इज एनर्जी साइकिलिंग हम कल वाले वीडियो में खत्म कर लेंगे। मतलब सैटरडे को हम एनर्जी साइकिलिंग मतलब ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग खत्म कर लेंगे। सैटरडे संडे को हम क्या कर लेंगे, संडे को हम खत्म करने जा रहे हैं ये वाला, व्हाट इज दैट, संडे को हम खत्म कर ले जाएंगे इसमें रिमेनिंग पोर्शन, जैसे फूड चेन, फूड वेब, पायरामिड ऑफ नंबर्स, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी, और वो रिलेशंस, कॉमनसेलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वो जो रिलेशंस आते हैं वो चीज़ें इसमें मतलब रह रही है, वो संडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। संडे को जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मंडे को हम क्या पढ़ेंगे, मंडे को हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का एक ही लेसन लगेगा, वो उसी में खत्म हो जाएगा। तो मंडे 2 घंटे का क्लास ले लेंगे, वो उसमें खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे को मैं ये करवा दूंगा आपका मतलब एनवायरमेंटल, सिलेबस में लिखा है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, उसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा पोल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन न्यूज़ में बहुत रहा इसलिए क्योंकि ये पढ़ना है। डेजर्टिफिकेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन और ओशन एसिडिफिकेशन, बस इतनी ही टॉपिक्स है। और बाकी जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज रहती है जो करंट अफेयर से आपको करना है, वो ये मान लो पोल्यूशन हम ट्यूसडे को करेंगे, क्लाइमेट चेंज हम ट्यूसडे वेडनेसडे को करेंगे, क्लाइमेट चेंज। और इसमें COP26 आपको पढ़नी है, COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में इस बार 2021 में हुई थी, उसमें क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, वो आपको करना है। डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन एक साथ करवा दूंगा, वेडनेसडे, थर्सडे को करवा दूंगा, और फ्राइडे को ओशन एसिडिफिकेशन और ओजोन डिप्लीशन, ये एक साथ ही हो जाएगा, ये फ्राइडे को करवा देंगे। और सैटरडे को हम रिवीजन क्लास रखेंगे और संडे तक ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट संडे मतलब इस संडे से लेकर नेक्स्ट वीक तक मतलब पूरा एनवायरनमेंट आपका खत्म पूरा मतलब सारा खत्म। उसके बाद आपका मतलब JK SSB का बाप भी अगर आ जाएगा ना आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, यू विल मतलब फेस हिम लाइक ए किंग, लाइक ए बॉस। आपको लगा होगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर क्या आएगा यार, मतलब नहीं है उसके बाहर कुछ। अगर आपको लगता है कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है तो देन टेल मी, आई विल इनकैलकुलेट दैट इन माय टॉपिक्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और जरूर मतलब दोस्तों के साथ। यार मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा कोई स्टूडेंट मतलब ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे शेयर कर रहा है। यार करो यार, उससे मतलब हमें भी हेल्प होता है। फ्री आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको शेयर करने की जरूरत है बस। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।